आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव की जंग है और आजमगढ़ रामपुर के लिए आज उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। भाजपा और सपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान आज कर सकती है, ऐसी जानकारी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि रामपुर में आजम खान के परिवार के किसी मेंबर को चुनावों में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और आजमगढ़ को लेकर जानकारी ये है कि सभी जो आजमगढ़ के 10 के 10 विधायक हैं, उनकी मंशा ख्वाहिश ये है कि डिंपल यादव आजमगढ़ से मैदान में उतरे। ये कहा जा रहा है कि 10 विधायकों ने डिंपल यादव के नाम को आगे बढ़ाया है। ये बड़ी जानकारी देखिए, आज के दिन का इंतजार है। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर भी आपके सामने देखिए, कल आजम अखिलेश के बीच में मुलाकात हुई। अब ये कहा जा रहा है कि रामपुर की सीट से कोई आजम के परिवार का मेंबर ही हो सकता है कि मैदान में उतरता हुआ आपको नजर आए। आजमगढ़ रामपुर में उपचुनाव की जंग और बहुत जल्द ही नाम का ऐलान संभव। आजमगढ़ रामपुर लोकसभा का रण। सीट जीतने के लिए पार्टियों का प्रण। उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों पर दांव लगाने लगे हैं। हो सकता है कि आज सपा और भाजपा भी आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव के दंगल में अपने उम्मीदवारों के फाइनल नाम की घोषणा कर दे। इससे पहले कल बसपा ने आजमगढ़ सीट से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पर दांव खेला और उम्मीदवार बनाया है। अब आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सपा की ओर से आजमगढ़ सीट पर कैंडिडेट के रूप में सबसे ज्यादा नामों की चर्चा सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की ही हो रही है, क्योंकि आजमगढ़ के सभी 10 विधायकों ने भी डिंपल के नाम को ही आगे बढ़ाया है। विधायकों के प्रस्ताव पर अब अंतिम निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेना है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक वो कुछ और नामों पर भी विचार कर रहे हैं। इससे पहले रामपुर सीट के लिए अखिलेश ने कल दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती आजम खान से मुलाकात की। पहले उनका हालचाल जाना, फिर रामपुर सीट को लेकर बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक रामपुर से आजम खान के परिवार से ही किसी को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि रामपुर के रण में सपा का चेहरा कौन होगा। ऐसे में पहला नाम निकल कर आता है आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का। वहीं दूसरा नाम आजम खान के बड़े बेटे अदीब खान की पत्नी का है। उधर रामपुर और आजमगढ़ सीट पर भाजपा ने भी अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं, जबकि 30 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी आखिरी तारीख 6 जून है और चुनाव 23 जून को होंगे। ऐसे में आज हो सकता है कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीपी गंगा। तो आजमगढ़ की अग्नि परीक्षा, कुछ और डिटेल्स हैं वो आपको बता दें। आज सपा कर सकती है, खबर यह है कि उम्मीदवार का ऐलान समाजवादी पार्टी आज कर सकती है, जानकारी आपको दे रहे हैं। भाजपा को लेकर भी खबर है कि भाजपा करेगी अपने उम्मीदवार का ऐलान। आज ये संभव है शाम तक या फिर कभी भी नाम सामने आ सकते हैं। सपा की तरफ से डिंपल यादव के नाम की चर्चा हो रही है और आजमगढ़ के सभी जो 10 विधायक हैं, उन्होंने डिंपल का नाम आगे किया है। भाजपा, ये कहा जा रहा है कि कोई दाव खेल सकती है, निरहुआ पर दाव लगा सकती है। बसपा, ये कहा जा रहा है कि पहले ही वो गुड्डू जमाली को मैदान में उतार चुकी है, अपना स्टैंड साफ कर चुकी है। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है सीट और इस सीट पर 23 जून को होना है उपचुनाव। उससे पहले से बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, सपा और भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। देखिए, आजम के गढ़ में कौन होगा जो ताल ठोकेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। 23 जून को रामपुर में उपचुनाव होना है। सपा करेगी उम्मीदवार के नाम का ऐलान। आज कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है और आजम के परिवार से ही कोई उम्मीदवार हो सकता है, ये कहा जा रहा है। कल हुई थी, आपको याद है, अखिलेश आजम के बीच में 2 घंटे की मुलाकात और आजम के बड़े बेटे की बहू सिद्रा अदीब को लेकर भी जानकारी ये मिल रही है कि सिद्रा अदीब उम्मीदवार हो सकती है रामपुर से। और भाजपा
मुख्तार अब्बास नकवी पर दाव खेल सकती है, उनको उम्मीदवार बना सकती है, ऐसी खबर है। 1998 में रामपुर से जीत चुके हैं मुख्तार अब्बास नकवी और 2014 में भाजपा ने रामपुर में कमल खिलाया था। बसपा रामपुर में नहीं उतारेगी उम्मीदवार, यह बसपा पहले ही साफ कर चुकी है कि आजमगढ़ से उतार दिया, लेकिन रामपुर से कोई भी प्रत्याशी वो मैदान में नहीं उतारने वाली है। देखिए, वहीं आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर बसपा ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया कि गुड्डू जमाली अपना प्रत्याशी बसपा ने बना दिया है। गुड्डू जमाली को, यानी कि सपा प्रत्याशी को सीधे तौर पर बसपा के गुड्डू जमाली चुनौती देंगे। गुड्डू जमाली यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपको याद है कि बसपा को छोड़ करके AIMIM में चले गए थे, जीत नहीं पाई, उसके बाद फिर से वापस आ गए, जमानत बचा ली थी उन्होंने, और चुनाव के ठीक बाद में गुड्डू जमाली एक बार फिर से बसपा में वापस आ गए हैं। और जब अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की लोकसभा सीट खाली कर दी, तो आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बसपा ने गुड्डू जमाली को मैदान में उतार दिया है। आज जमाली अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और चलिए, आजमगढ़ और रामपुर की जो लड़ाई है, जो जंग है, उसको जीतने के लिए क्या तैयारी है दोनों पार्टियों की तरफ से, इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। और मैदान में इस जंग का मोर्चा कौन संभालेगा, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से शैलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामपुर से उबैदुर रहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले शैलेश, आपका रुख करते हुए, नाम का ऐलान ये कहा जा रहा है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, परसों भी चर्चा हो रही थी, आज नाम का ऐलान हो सकता है, ये हर दिन चर्चाएं चलती हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, अब आज के दिन नाम का ऐलान करना ही होगा समाजवादी पार्टी को और भाजपा को। शैलेश, देखिए, निश्चित रूप से अगर बात करते हैं नाम के ऐलान को लेकर, तो बसपा ने तो पत्ते खोल दिए, लेकिन भाजपा सपा इनके पत्ते खुलना अभी बाकी है। और जहाँ तक बात करें सपा को लेकर, तो सपा में आजमगढ़ के लेकर, नाम को लेकर कोई बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति नहीं थी। लगभग ये तय माना जा रहा है कि डिंपल यादव ही वहाँ से प्रत्याशी होंगी, क्योंकि जो आजमगढ़ के विधायक हैं उनसे सलाह मशवरा लिया जा चुका है, अखिलेश यादव की चर्चा उनसे हो चुकी है। और अब आपको बताएं कि हमारी भी आजमगढ़ के एक दो विधायकों से बात हुई अभी हाल ही में, जो बहुत ही वरिष्ठ विधायक है, उन्होंने भी बोला कि पार्टी मन बना चुकी है और डिंपल यादव ही प्रत्याशी होंगी, ये लगभग तय मानकर चलिए। इसके बाद जो पेच फंसा था वो था रामपुर को लेकर, क्योंकि रामपुर को लेकर जिस तरह से आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में दूरियां देखने को मिली थी, उसके बाद ये चल रहा था कि आखिर किसको रामपुर से प्रत्याशी बनाया जाएगा, उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन अब जबकि अखिलेश यादव दिल्ली जाकर आजम खान से, उनके परिवार से मिलकर आए, आजम खान के साथ लंबी बैठक भी की है, तो उसके बाद अब जो चर्चाएं थी उन पर लगभग विराम लग गया है। और ये मानकर चलिए कि जो टिकट होगा वो आजम खान की मंशा के अनुसार कहीं ना कहीं या तो उनके परिवार से जुड़ा होगा, या उनके हिसाब से चर्चा के बाद जो नाम निकल कर आया होगा उसको दिया जाएगा। यानी अब और दूरियां ना रह जाए, करीबिया कैसे हो, इन बातों को ध्यान में रखकर और उन्हीं के राय मशवरे से ये टिकट फाइनल होगा, ये माना जा रहा है। जहाँ तक बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से देखिए अभी नाम को लेकर फिलहाल आज भी ऐलान होगा या नहीं, इस बात को लेकर संशय की स्थिति बनी है, क्योंकि 6 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा की तरफ से संभव है कि कल या परसों यानी 3 या 4 तारीख को नाम का ऐलान किया जाए। कल एक भव्य आयोजन भी है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का, तो ऐसे में संभव है कि 3 या 4 तारीख में नाम का ऐलान किया जाए और अंतिम तिथि पर या एक दिन पहले नामांकन को कराया जाए। तो ये हालांकि 6 तारीख को देखिए एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम है लखनऊ में करीब 1 घंटे का, ऐसे में सभी की व्यस्तता उसमें भी रहेगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब ये देखना भाजपा कब नामांकन कराती है। दूसरी चीज़ अगर देखिए आप इस पूरे चुनाव को लेकर, तो बसपा ने पहले कह दिया रामपुर में अपना प्रत्याशी नहीं उतारने वाली है, लेकिन जो गुड्डू जमाली की बात करें, आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो पहले वो बसपा से देखिए विधायक भी रहे। पिछली बार बसपा छोड़कर जब वो AIMIM के साथ गए थे, तो उसके बाद में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनाव के बाद फिर बसपा में वापसी हुई। और अगर बात करें बसपा के पास आजमगढ़ क्षेत्र में उससे बेहतर और कोई विकल्प नज़र भी नहीं आ रहा था। शायद यही वजह है कि बसपा ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब सबकी निगाहें सपा और भाजपा पर टिकी हुई है, जिसमें से सपा के जो नाम है उनका ऐलान आज किए जाने की पूरी संभावना है। बिल्कुल ठीक है शैलेश, आप सभी की निगाहें हैं भाजपा और सपा की तरफ से, क्योंकि मुख्य मुकाबला दोनों के बीच में ही होना है और कब वो अपने पत्ते खोलते हैं इस पर लगातार नजर है। उबैदुर रहमान का रुख कर लेते हैं। उबैदुर रहमान, कल की तस्वीरें याद है, 2 घंटे तक आजम अखिलेश के बीच में मुलाकात हुई और ये कहा जा रहा है कि बिगड़ी बात को संवारने की कोशिश की गई दोनों की तरफ से। अब ये चर्चाएं चल रही हैं कि रामपुर सीट से कोई आजम के परिवार से किसी मेंबर को मैदान में उतारा जा सकता है, इसके बाबत आपके पास कोई जानकारी है उबैदुर रहमान? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो कल 2 घंटे से ज़्यादा की मुलाकात हुई है आज़म खान और अखिलेश यादव की,
तो जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अखिलेश यादव और आज़म खान के बीच में जो तल्खियाँ चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और अखिलेश यादव ने ये चाहा है, ये पेशकश की है कि अब्दुल्ला आज़म को लोकसभा उपचुनाव लड़ाया जाए रामपुर से। लेकिन इसके लिए अभी आज़म खान पूरे तरीके से तैयार नहीं है क्योंकि उनका इलाज चल रहा है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और अगर आज़म खान के परिवार से सिदरा अदीब या तज़ीन फातिमा या फिर अब्दुल्ला आज़म, इन तीनों में से अगर कोई मैदान में उतरता है तो आज़म खान और उनके परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल होगा और उनको चुनाव बहुत दमखम से लड़ना होगा। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का चल रहा है। उसके अलावा जो पूर्व सांसद रहे हैं रामपुर से नेपाल सिंह, उनके बेटे का नाम है। उसके अलावा जो भाजपा के नेता हैं और आज़म खान के धुर विरोधी हैं आकाश सक्सेना और फनी, उनका नाम चल रहा है। तो 2-3 नामों पर मंथन भाजपा में हो रहा है और समाजवादी पार्टी में सारा कुछ जो है वो आज़म खान तय करने वाले हैं। हो सकते हैं आज आज़म खान इस बात का फैसला ले लें कि क्या परिवार की तरफ से किसी को चुनाव मैदान में उतारना है या फिर किसी अन्य जो पार्टी का नेता है, कोई सीनियर नेता, उसकी तरफ से चुनाव मैदान में उतारना है। दूसरी बात यह है कि अभी तक 2 नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो खरीदे गए हैं। एक जो कांग्रेस के नेता हैं नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियाँ, उनके प्यारों ने कल एक नॉमिनेशन उनकी तरफ से ख़रीदा है क्योंकि उन्होंने कल प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की है। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपना कोई पत्ता नहीं खोला है, कोई प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन नवेद मियाँ की तरफ से एक नॉमिनेशन फार्म कल खरीद लिया गया है। एक नॉमिनेशन फार्म एक अन्य व्यक्ति ने, निर्दलीय ने खरीदा है। आज हो सकता है कि समाजवादी पार्टी या भाजपा अपने किसी प्रत्याशी को नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने के लिए बोल दे, क्योंकि वक्त धीरे-धीरे निकल रहा है, दिन बीत रहे हैं और मंथन भी लगातार हम देख रहे हैं कि चल रहा है दोनों ही पार्टियों के भीतर। लेकिन कब पत्ते खोले जाते हैं, कब स्थिति साफ होती है, कब सब कुछ सामने आता है, इसका लगातार इंतजार है और आज संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी हुई हैं। शुक्रिया आप दोनों का, शैलेश और उबैदुर रहमान, पूरी जानकारी तफसील से देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कानपुर से बड़ी जानकारी है। बिल्हौर कोतवाली में तैनात सिपाही की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से वार करके सिपाही को मौत के घाट उतारा गया है। ये बड़ी जानकारी कानपुर से। इस वक्त बिल्हौर कोतवाली में तैनात सिपाही की हत्या और खबर यह है कि धारदार हथियार से वार करके सिपाही को मौत के घाट उतारा गया। कमरे से सिपाही का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। फिरोजाबाद का रहने वाला था सिपाही देश दीपक। और रतीश हमारे साथ ही जुड़ चुके थे इसी पर अधिक जानकारियों के साथ। रतीश, क्या कहा जा रहा है प्रथम दृष्टया, क्या कह रही है पुलिस? देखिए, फिलहाल मौके पर आला अधिकारी मौजूद है। कानपुर आउटर पुलिस की बिल्हौर कोतवाली का यह मामला है और देश दीपक यहाँ पर तैनात था। फिरोजाबाद का बेसिकली रहने वाला है और जब परिजनों ने देश दीपक से बात करने के लिए फोन किया और फोन पिक नहीं किया गया, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी और मौके पर जब पुलिस पहुंची है तो रक्त मंजित शव मिला है देश दीपक का। फिलहाल हड़कंप की स्थिति है, लेकिन पुलिस चूंकि पुलिस में कार्यरत सिपाही है, इसलिए आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं कि आखिरकार इस घटना को अंजाम किसने दिया है। कोई रंजिश, कोई विवाद, कोई दुश्मनी इनकी किसी के साथ में थी रतीश? इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है परिजनों से या फिर पुलिस के अधिकारी कुछ बता पा रहे हो? देखिए, फिलहाल अभी परिजन नहीं पहुंचे क्योंकि फिरोजाबाद के रहने वाला देश दीपक था, तो परिजन अभी निकले हैं, रास्ते में है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया पुलिस मान रही है वो किसी रंजिश को मान रही है कि किसी रंजिश किसी मामले में पैरवी करने के चलते इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन शुरुआती तौर पर अभी ये बहुत जल्दी है कुछ भी कहने के लिए। पुलिस पड़ताल कर रही है, परिजनों से भी बातचीत होगी, जानकारी जुटाई जाएगी, फिर उसके बाद कोई जानकारी मिल पाएगी कि आखिर क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है, कौन लोग हो सकते हैं। शुक्रिया आपका रतीश, आप नजर बनाए रखें। अब आगे बढ़ते हैं, बात निवेश के महाकुंभ की कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी है, तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है जिसके लिए लखनऊ तैयार है और यूपी सरकार तैयारियों में जुटी हुई है युद्ध स्तर पर, क्योंकि कल का मौका है। देखिए, आज तैयारियों पर अधिकारियों के संग सीएम की फाइनल मीटिंग होनी है आज और सुबह 10 बजे तैयारियां देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले आज डिनर कार्यक्रम भी रखा गया है। रात को सीएम आवास पर मंत्रियों के साथ मेहमानों का डिनर कार्यक्रम होगा और कल पीएम मोदी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में और पीएम मोदी ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। आपको बताएं कि यूपी में निवेश को बढ़ाने के लिए ये योगी सरकार की तीसरी मर्तबा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, जिसका उद्घाटन कल पीएम मोदी लखनऊ में करने वाले हैं, जिसमें कई दिग्गज उद्योगपतियों की भीड़ दिखाई देगी, भागीदारी होगी। दावा ये किया जा रहा है कि इस बार
70,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरेंगे। और कल से लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से बड़ा निवेश यूपी को मिलने वाला है, जिसके तहत अडानी समूह, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज और हीरानंदानी समूह, बिरला ग्रुप, आईटीसी ग्रुप समेत कई इंटरनेशनल कंपनियों के चेयरमैन, सीईओ, निदेशक शामिल होंगे। और देखिए, देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर एक बार फिर से उद्योगपति जुटने जा रहे हैं। तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शुरुआत कल से होने जा रही है, जिसमें शिरकत करने के लिए पीएम मोदी लखनऊ आएंगे। और ऐसे में सेरेमनी से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे, जहां ये सेरेमनी होने जा रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों को लेकर जायजा लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आपको बताएं कि इस बार करीब 70,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होने का अनुमान है, जिससे करीब 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुल जाएंगे, ये सरकार का दावा है। कल जब तस्वीरों को देखने के लिए वहां पर पहुंचे, किस तरीके से स्थितियां हैं, तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं, क्योंकि कल से ही इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शुरुआत होनी है। और ये कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे, अधिकारियों के साथ में यहां का जायजा लिया और बातचीत की, तैयारियों को भापा, क्योंकि पीएम मोदी की मौजूदगी यहां पर कल के दिन रहने वाली है। और पीएम के साथ साथ तमाम जो उद्योगपति यहां पर जुटने वाले हैं, वो निवेश का दावा भी कर रहे हैं और उस निवेश से यूपी को बहुत फायदा होगा, ये सरकार का दावा है। युवाओं के लिए रास्ते खुलेंगे रोजगार के, ये यूपी की सरकार का दावा है। और इसीलिए भी हर एक तस्वीर जो यहाँ से निकल करके बाहर आएगी कल के बाद से, वो अहम हो जाएगी। और दावा ये देखिए, आंकड़ा बताया गया है कि 5 लाख युवाओं को रोजगार का रास्ता यहां से साफ होना है। पीएम के साथ साथ कई दिग्गज जानी मानी हस्तियां यहां पर शामिल होंगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में। और 70,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश यहां पर आना है, ये बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है। निवेश का महाकुंभ है, इसीलिए हम कह रहे हैं। जब कल वहां पर जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए सीएम योगी आदित्यनाथ, और वहां पर जाकर के देखा, हर एक हिस्से में देखा जहां पर पूरी सेरेमनी के दौरान पीएम मोदी की नजर होगी और उद्योगपतियों की नजर होगी, जहां पर वो विराजमान होंगे, जहां से पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, वहां का जायजा लिया। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और 8 साल की उपलब्धियों को बताने का सिलसिला लगातार जारी है। कल सीएम योगी और दोनों ही डिप्टी सीएम ने उपलब्धियां गिनाई और आज राइट टू नेशन के कार्यक्रम के तहत यूपी में भाजपा सांसद और कई मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और 8 साल के कामों को वो गिनाएंगे। दरअसल मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए यूपी भाजपा ने स्पेशल तैयारी की है। इसके अलावा अब बूथ स्तर तक अभियान भी चलाया जाएगा, जिसे कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।